हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज। आज इस लेक्चर में हम स्टूडेंट लोन के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारी जो स्टडीज़ होती है उसके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। फ़ंड्स जनरली या तो हम पेरेंट्स की सपोर्ट लेते हैं। अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमारे पेरेंट्स इस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या हमारे पास फ़ंड्स की कमी होती है और फ़ंड की हमें ज़रूरत होती है हमारी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, तो हम स्टूडेंट लोन की तरफ जाते हैं। बैंकों के अंदर हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट लोन के लिए। बट अभी क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम फेस की जा रही है कि जो बच्चे हैं उनको स्टूडेंट लोन लेने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जैसा कि आप ये देखेंगे, हिंदू के अंदर ये हेडलाइन यहाँ पे है, बैंक्स टर्न कॉशियस ऑन स्टूडेंट लोन। बैंक्स जो है अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉशियस हो गए हैं, काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं स्टूडेंट लोन देने के अंदर। इसलिए काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको लोन लेने के अंदर काफ़ी दिक्कतें फेस हो रही हैं। डेफिनेटली इसका लिंक है कोविड-19 से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एनपीए से जोड़ के देखा जा रहा है। और भी बहुत सारे रीजंस इस आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं। पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडिया में कितने बच्चों ने स्टूडेंट लोन ले रखा है, कितना टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट लोन है, प्राइवेट बैंक कितना देते हैं, ये सब जो भी रेलेवेंट स्टेट्स हैं और इसके अलावा रीजंस, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें 2021 के अंदर लगभग 7.8 लाख एजुकेशन लोन्स आपके एक्टिव हैं। लगभग 8 लाख एजुकेशन लोन्स अभी यहाँ पे बैंकों ने दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपके प्राइवेट बैंक्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। लेकिन आप देखेंगे जो भी एजुकेशन लोन का अमाउंट है उसमें से 76% जो लोन अमाउंट है वो कौन दे रहा है? पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जहाँ पे गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, जैसे आपके एसबीआई है, पीएनबी है, ये सब पब्लिक सेक्टर के बैंक है। प्राइवेट बैंक में क्या होगा? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 76% ऑफ द टोटल एजुकेशन लोन अमाउंट। टोटल एजुकेशन लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो कितना है? ये लगभग आपका 94,000 करोड़ रुपीज आ जाता है। इतना आपका टोटल एजुकेशन लोन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करें एजुकेशन लोन डिसबर्समेंट की, तो फाइनेंशियल ईयर 21, ये जो आपका था लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर हमने देखा है, यहाँ पे आपका एजुकेशन लोन डिसबर्समेंट काफ़ी डिक्लाइन हुआ। मतलब जितना एजुकेशन लोन दिया गया वो काफ़ी कम था। फॉर एग्जांपल ये लगभग 1500 करोड़ के आसपास है और उससे पिछले साल में ये लगभग 2500 करोड़ के आसपास था। 2420 करोड़, 2420 करोड़ था। ये डिक्लाइन होकर आपका कितना आ गया? 1478 करोड़। तो इसके पीछे रीज़न क्या है ये हम देख लेते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार जो एजुकेशन लोन है, ये आपको एक बता दूं मैं। एजुकेशन लोन आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी आपका है और काफ़ी क्वेश्चंस भी रहते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या मतलब है कि ऐसे सेक्टर जिनको लोन लेने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना, जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, फार्मर्स को लोन देने में दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे लोन की रिकवरी में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। एमएसएमई, छोटे जो लघु उद्योग हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, या जो वीकर सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज्ड आपका ग्रुप है, जो पुअर सेक्शन है, उनको लोन मिलने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने एक लिमिट फिक्स कर दी कि इन सेक्टर को लोन देना जरूरी है। और इन सेक्टर को क्या कहा गया? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा गया कि इन सेक्टर को आपको कंपलसरी है लोन देना। टाइम टू टाइम काफ़ी सारे नए सेक्टर भी ऐड किए जाते हैं। जैसे एट प्रेजेंट आप देखोगे तो नए जो बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं 50 करोड़ तक के, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं फार्मर्स, उनको भी इसी कैटेगरी में लोन दिया जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, उनको भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लोन दिया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की हम बात करें तो हर बैंक का अलग अलग टारगेट होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर पब्लिक सेक्टर की यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल आपका 40% ये टारगेट रहता है। इसमें एग्रीकल्चर को आपका 18% देना है। मान लीजिए बैंक 100 रुपये लोन दे रहा है, तो उसमें से आपको 40 रुपये का लोन, ओके, एक सिंपल एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, 40 रुपये का लोन आपको किसको देना होगा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो सेक्टर्स हैं उनको देना होगा, जैसे एग्रीकल्चर है और एट्सेट्रा। तो इसी में से एजुकेशन सेक्टर जो है, एजुकेशन लोन भी इसी के अंदर आएगा। फाइन। और ये कैटेगरीज इस तरह से इन्होंने डिसाइड की है। तो कहने का मतलब है एजुकेशन लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है और टोटल अभी तक हमने देखा 94,000 करोड़ तक दे रखा है। अभी क्या फिनोमिना ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो जितने भी लोन दिए जा रहे हैं, फाइन, जो लोन दिए जा रहे हैं उनका जो डिसबर्समेंट अमाउंट है वो कम हुआ है और बच्चों को लोन मिलने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आपकी तरफ से CRIF, ये जो CRIF हाई मार्क है, ये एक तरह का क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस आपकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो RBI अप्रूव्ड एक तरह का क्रेडिट ब्यूरो है।
इसने इस पूरे इशू को स्टडी किया और यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा शेयर किया है। तो इन्होंने तमिलनाडु को यहाँ पे बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ एजुकेशन लोन है उसमें से 1/3 जो लोन्स हैं, ओके, 1/3 लोन है वो अकेले तमिलनाडु में है। अगर टोटल अमाउंट के रूप में देखोगे पैसा कितना जा रहा है, तो लगभग 21.5% अमाउंट केवल तमिलनाडु के अंदर आपका जा रहा है। तो तमिलनाडु एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है एजुकेशन लोन के परस्पेक्टिव से। उसको ये स्टडी करते हुए कह रहे हैं कि देखिए कुछ आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, फाइन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। मान लीजिए किसी की जॉब लग गई, अब कोविड की वजह से उसकी जॉब चली जाती है, फाइन, तो वो लोन की किस्त को पे नहीं कर पाएगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और अगर उसकी जॉब चली जाती है, उसको कोई दूसरी नई जॉब मिल रही है, तो हो सकता है कम पेमेंट पे उसको जॉब मिल रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको जो जिन बच्चों ने भी लोन लिया हुआ है उनकी एबिलिटी टू रिपे दैट लोन वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट। जनरली यहाँ पे ऐसे कमर्शियल लोन होते हैं जिसके अंदर 90 डेज तक आपको रिटर्न नहीं आता है ना, ईएमआई नहीं आ रही है, तो फिर वो एनपीए में चला जाता है। एनपीए बढ़ने का मतलब है बैंकों को लॉस हो रहा है। तो बैंक यहाँ थोड़े से कॉशियस हो गए कि कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जो स्टूडेंट जिन्होंने लोन दे रखा है वो वापस रीपे करने में दिक्कत उनको फेस हो रही है। इसलिए बैंक थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं कि यार हम यहाँ पे नहीं मतलब आगे एजुकेशन लोन दें तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे करें। इसी के कुछ स्टेट्स ये शेयर करते हुए कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनपीए मेजर्ड इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो एट रिस्क। ये जो होता है पोर्टफोलियो एट रिस्क, पीएआर इसे कहा जाता है। ये क्या होता है, आपके जो टोटल लोन है उसका वो प्रपोर्शन दैट इज ओवर ड्यू फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज, फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे इन्होंने जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है फॉर 91 to 180 डेज, ये जो है ये इंक्रीज हुआ है, ओके, टू 16 अराउंड 16%। पहले आपका 15% था, अब ये इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब है आपका एनपीए इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल पुट करते हुए इन्होंने इंडियन बैंक का एग्जाम्पल दिया है कि अकेले इंडियन बैंक में ये जो एनपीए है लगभग 17% बढ़ गया है। एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग ये जो एनपीए है 17% से बढ़ गया है, फाइन। तो इसी के वजह से यहाँ पे रीज़न आपको पता है जो हमने डिस्कस किया, अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे बैंक्स थोड़े से यहाँ पे कोशिश हो गए हैं कि आगे हम बैंक अगर लोन दें तो थोड़ा सा ध्यान से दें। इसी वजह से अगर आप देखेंगे जो बच्चे हैं उनको लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज बैंक्स वर रिलेक्टेंट टू सैंक्शन द लोन। बहुत ध्यान से वो लोन दे रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग आपने ध्यान दिया होगा, केरला हाई कोर्ट ने भी एक मेंशन किया था कि अगर स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स पे कोई लाइबिलिटी है तो ऐसा नहीं है कि आप लोन देने से मना कर दोगे, फाइन। और इसका रीज़न ये रहा कि ओवरऑल एजुकेशन लोन जो डिस्बर्समेंट है, जितना लोन गया है वो कम हो गया आपका। जैसे 2,500 करोड़ के आसपास था फाइनेंशियल ईयर 20 में, और ये फाइनेंशियल ईयर 21 में लगभग 1,500 करोड़ के आसपास आ जाता है। तो ड्रेस्टिकली रिड्यूस हुआ है। लेकिन बैंक्स के जो ऑफिशियल हैं वो यहाँ पे मना कर रहे हैं कि एनपीए की वजह से ऐसा नहीं है कि अब हमने लोन देना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। वो इस चीज़ को मना करते हैं। और बैंक क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं कि इसका रीज़न अलग है। बैंकों की अगर हम माने, फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक के ये ऑफिशियल हैं, ये कहते हैं कि देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द डिमांड। लोन जो है उनकी डिमांड बहुत कम हो गई है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा जो लोन जाता है लगभग 7.5 लाख से कम जो लोन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो लोन आपके रहते हैं वो इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो मेडिकल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के जो ग्रेजुएट हैं उनकी तरफ से डिमांड ही कम आ रही है लोन की, इसलिए आगे ये आपका लोन कम डिसबर्स हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंकों ने अपने हाथ खींच लिए हैं उसकी वजह से लोन कम हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द बैंक ऑफिशियल। अब ये कितना सही है, इसी चीज़ को ये यहाँ पे थोड़ा सा बैक करते हुए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ये कहते हैं कि लगभग 7.5, अगर आप 7.5 लाख से कम का लोन ले रहे हो तो उसके ऊपर सरकार आपको गारंटी देती है। मान लीजिए आप बैंक में लोन लेने गए, ठीक है, आप बैंक में लोन लेने जाते हो, आप कहते हो कि मुझे 7 लाख का लोन चाहिए अपनी स्टडीज़ के लिए। बैंक कहेगा चलो आप सिक्योरिटी लाओ, कोलेट्रल क्या है आपके पास में, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के बैंक लोन देते नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पे और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं ना, मतलब आपके पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है, एक साल की जो इनकम है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जो 2015 में चलाई गई, वो आपको क्या करती है, वो यहाँ पे गारंटी प्रोवाइड कराएगी, एजुकेशन लोन की गारंटी देगी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे गारंटी दे रही है, आपको किसी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी गारंटर लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे गारंटी दे रही है। इंटरेस्ट आपकी सब्सिडी भी है, यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी भी है।
तो कहने का मतलब है बैंक ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि हमें कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 7.5 लाख से कम वाले जो लोन हैं ये तो आपके ऑलरेडी क्रेडिट गारंटी स्कीम में कवर हैं। अगर बच्चे लोन ले लेते हैं, उसको रिपे नहीं कर पाते, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। गवर्नमेंट ने यहाँ पे गारंटी दे रखा है, तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट विल मेकअप फॉर दैट लॉस। तो ये यहाँ पे बैंक ऑफिशियल की तरफ से रीज़न दिया गया। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे इशू, तो यहाँ पे डेफिनेटली बैंक्स कॉशियस हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे जो इश्यूज हैं, और जो बैंकों का एनपीए राइज कर रहा है उसकी वजह से बैंक्स थोड़े से कॉशियस हो गए हैं। ओके, और यहाँ प्रॉपर स्क्रूटिनी के बाद ही एजुकेशन लोन्स आपके दिए जा रहे हैं। एज फार एज एजुकेशन लोन्स आर कंसर्न, ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू भी है तमिलनाडु में, क्योंकि मैंने बताया जितने भी लोन्स हैं उसमें से 1/3 नंबर ऑफ लोन्स केवल तमिलनाडु को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। और आपने देखा होगा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबने ये प्रॉमिस किया था कि हम एजुकेशन लोन वेवर ये लेके आएंगे, मतलब आपका माफ़ हो जाएगा, एजुकेशन लोन माफ़ कर दिया जाएगा। जैसे फार्म लोन वेवर होता है ना, फार्मर्स के लोन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये इशू चल रहा था, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर इस तरह से ये लोन वेवर कर दिए जाएंगे तो ये आपके रीपेमेंट को तो अफेक्ट करेगा ही, बैंकों के अंदर रीपेमेंट को अफेक्ट करेगा, एक जो क्रेडिट कल्चर होता है उसको भी डैमेज करेगा। फाइन। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो क्रेडिट वर्थिनेस स्कोर होता है, जिसे हम कहते हैं सिबिल स्कोर, आपने देखा होगा सिबिल स्कोर होता है, और ये सिबिल स्कोर क्या होता है, जनरली 300 से 900 के बीच में होता है। इसका क्या मतलब है, आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा है, फॉर एग्जांपल जनरली 750 से ऊपर अच्छा माना जाता है, 750 से ऊपर है तो आपको किसी भी तरह का लोन मिल जाएगा बैंक से। और यही अगर आपका 550 से कम ये स्कोर है तो आपको हो सकता है बैंक लोन देने से मना कर दे। तो यहाँ पे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर ये लोन वेवर कर दिया जाता है तो इस स्टूडेंट का जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम हो जाएगा, सिबिल स्कोर कम हो जाएगा, आगे अगर उनको किसी तरह का लोन लेना है तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ओवरऑल क्रेडिट कल्चर भी आपका डैमेज होगा। फाइन। आपकी इसमें क्या राय है, क्या एजुकेशन लोन को वेव ऑफ करना चाहिए, क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए, यस और नो? अगर यस तो क्या रीज़न है, और नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। ये बहुत रेलेवेंट था बच्चों के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से, इसलिए हमने इसे लिया है। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपका 1 अगस्त से प्राइस राइज हो रहा है, तो उससे पहले आप बेनिफिट उठा सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, जो कि आपका कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें GS और ऑप्शनल इंक्लूड है। उस पर आपको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। 1 साल का जो प्राइस है दैट इज़ 57,500 रुपीज़, इसके लिए आप जा सकते हैं। फाइन। और आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अश्योर वीक है जिसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन जो है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। 80 नंबर ऑफ टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ये भी आपको दी जाएंगी। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरह की ये चार्ट यहाँ पे खुलेगा। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान सेलेक्ट कीजिए, पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक विद एडेड बेनिफिट्स लाइक डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग एक्सेट्रा। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, दिस इज द फी स्ट्रक्चर ओनली फॉर द ऑप्शनल। 21 जुलाई से आपके नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी बच्चे 21, 22 या 23 के अंदर अपीयर होना चाह रहे हैं वो इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल। कोई भी आपका डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, 11 बजे रहेगा डेली, और 1 घंटा 60 मिनट 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।